Hello, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara. Properties of elements of first transition series. This my topic from BSc second year, Inorganic Chemistry, Unit First. The third property is ionization potential or आयनन विभव. किसी तत्व का आयनन विभव वह ऊर्जा है जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो. यहाँ पर कई सारी टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला, वहां पर जो उस तत्व की स्टेट है वो हमारी गैसियस होनी चाहिए, ना कि सॉलिड ना ही लिक्विड. दूसरा, उसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो बंधित अणु नहीं होना चाहिए. उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसे नाभिक के आकर्षण बल से बिल्कुल बाहर, मतलब अनंत दूरी तक, जिसपे उसके नाभिक के आकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं हो, वहां तक ले जाने में जो आवश्यक ऊर्जा है वह उस तत्व का आयनन विभव कहलाती है. एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव में कमी होती है. n-1 d कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन ns कक्षक के पूर्ण होने के बाद प्रवेश करते हैं. यहाँ पर ये देखने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में पहले भरे जाते हैं, उसके बाद में 3d में भरे जाते हैं. इसका देखिएगा 3d कक्षकों के लिए जो n+l का मान होता है, n का मान यहाँ पर 3 और l का मान 2 और n+l का टोटल मान हो गया 5. लेकिन 4s में n+n का मान n का मान 4 और l का मान s कक्षकों के लिए 0 होता है, इसलिए इसका मान 4 ही होता है. इसीलिए 4s कक्षक पहले भरे जाते हैं, 3d कक्षक बाद में भरे जाते हैं. लेकिन जब आयनन की बात आती है तो आयनन में हमेशा एक ही नियम लागू होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा बाह्यतम कक्षक से निकलते हैं. इसमें बाह्यतम कक्षक हमारा ns है, इसीलिए पहले ns कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके बाद में d कक्षकों का नंबर आता है. d ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान उच्च होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं. लेकिन स्कैंडियम से जिंक तक जाने में आयनन विभव में वृद्धि होती है, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सेम वही परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन भीतर के जो 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि होती है उस प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और ये दोनों मान एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव. इसीलिए आयनन विभव के मान में वृद्धि बहुत अधिक नहीं होती और इनके आयनन विभव के मान लगभग समान पाए जाते हैं. यहाँ पर एक सवाल है, देखिएगा, क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम और मैग्नीज से अधिक होता है. इसका सीधा सा जवाब क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5-4s1. क्रोमियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्रोमियम प्लस आयन बनेगा, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 हो जाएगा, जो कि अर्धपूरित विन्यास है. अर्धपूरित विन्यास बहुत अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए इसके द्वितीय आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है. क्रोमियम प्लस की तुलना में इन दोनों के आयनन विभवों में अंतर बहुत अधिक पाया जाता है और इसीलिए ये मान वेनेडियम और मैग्नीज की तुलना में अधिक होता है. क्रियाशीलता, किसी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है. आयनन विभव का मान जितना अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम. संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के मान काफी अधिक होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकती. इसी कारण ये बहुत कम क्रियाशील होती है, कम धन विद्युतीय होती है और दुर्बल अपचायक का काम करती है. इसमें देखिए, हम जानते हैं कि प्लेटिनम
गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर को तो उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है, मतलब इनकी क्रियाशीलता का मान बहुत कम होता है, इन पर वायुमंडलीय चीजों का प्रभाव बहुत कम होता है और इसीलिए इन सब धातुओं का प्रयोग हम लोग ज्वेलरी बनाने में या गहने बनाने में किया जाता है। अगली प्रॉपर्टीज है रेडॉक्स विभव। यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल को हम 0 माना जाता है, और दूसरे भाग में 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी धातु के 1 मोल विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और उन दोनों भागों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। यहाँ पर एक साइड में हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, दूसरे साइड में जिस धातु का हमें रेडॉक्स पोटेंशियल ज्ञात करना होता है उसका 1m सॉल्यूशन, और उसी धातु का इलेक्ट्रोड दूसरे सेल में लगाया जाता है और दोनों को कनेक्ट कर दे तो जो विभव या जो वोल्टेज बीच का वोल्ट मीटर शो करता है वह उस धातु का रेडॉक्स विभव कहलाता है। मानक अपचयन विभव या का मान ऋणात्मक होने पर धातु की अपचायक प्रवृत्ति का पता चलता है, और इसका मान अगर धनात्मक होता है तो ये धातु की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। संक्रमण धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं, मतलब ये ऋणात्मक होते हैं, इसका मतलब ये अपचायक प्रवृत्ति की होनी चाहिए, लेकिन इनका जो ये अपचायक प्रवृत्ति को नहीं दर्शाती, क्योंकि ये ना तो क्रियाशील होती है और ना ही ये बहुत अच्छे अपचायक का काम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, जैसे कि कॉपर है तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की, मैग्नीज है तो मैग्नीज ऑक्साइड की, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड की, जो कि धातुओं को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, मतलब उन पर वायुमंडल के प्रभाव को नहीं होने देती। कारण है इनके आयनन विभव और इनकी वाष्पीकरण ऊष्मा के मान उच्च होते हैं, और इनकी इनके आयनों की जलयोजन ऊष्मा के मान निम्न होते हैं, मतलब जब इन तत्वों को जल में घोला जाता है तो जो निकलने वाली ऊष्मा है उसका मान बहुत कम होता है, या हम ये कह लें कि ये एक तरह से जल से रिएक्ट ही नहीं करती, इसलिए इनकी जलयोजन ऊष्मा का कोई मान नहीं होता, या मान होता है तो वो बहुत कम होता है। इसीलिए इनके जो रेडॉक्स विभव के मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी इनकी अपचायक प्रवृत्ति नहीं होती, और ये बहुत सेफ धातुएं होती हैं और ये जनरली नॉन रिएक्टिव धातुएं कहलाती हैं। थैंक यू।